Hello everyone. This is the 17th video of the chapter Molecular Basis of Inheritance. इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोग ने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जनरल हम लोग ने पढ़ा था। और इस वीडियो में हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो पढ़ेंगे वो लैक ओपरॉन मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, लैक ओपरॉन मॉडल जो कि फ्रांकोइस जैकब और जैक्स मोनार्ड ने प्रेजेंट किया था, दिया था इन प्रोकैरियोट। तो हम प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में हम लोग पढ़ेंगे लैक ओपरॉन मॉडल। चलिए आइए पढ़ते हैं। देखो, जैसा हम लोग को पता है कि जो लैक ओपरॉन मॉडल है जो एक प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, तो इसे फ्रांकोइस जैकब एंड जैक्स मोनार्ड ने दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपेरॉन क्या होता है? ओपेरॉन इज़ अ यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। मतलब जो भी प्रोकैरियोट में जीन अरेंजमेंट होता है, जीन एक्सप्रेशन का जो एक अरेंजमेंट है जीन्स का, तो उसे बोलते हैं ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। अब जो लैक्टोज ऑपरेटर मॉडल है, जो ई कोलाई में लैक्टोज ऑपरेटर जो मॉडल का जो जीन अरेंजमेंट है, उसमें एक रेगुलेटरी जीन होगा जिसे हम आई जीन बोलेंगे। ठीक है, तीन स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे जेड वाई ए। ये जो आपके चार जीन्स हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और जो रेस्ट आपके हैं वो कंट्रोल करते हैं। जीन आई कोड्स फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन ऑफ लैक ओपरॉन। मतलब जो जीन आई है ये आपका रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है जो लैक्टोज ऑपरेटर मॉडल, मतलब लैक ओपरॉन मॉडल के लिए एक रिप्रेसर प्रोटीन है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। ठीक है, और जो लैक्टोज होगा यहाँ पे वो एक इंड्यूसर का काम करेगा जो इस मॉडल को स्विच ऑन करेगा। जीन जेड वाई ए, जीन जेड जो होगा ये बीटा ग्लिक्टोसाइडेज को कोड करेगा। बीटा है, ये बी नहीं है, बीटा ग्लिक्टोसाइडेज। और जीन वाई जो है ये परमीएज एंजाइम को कोड करेगा। और जीन ए जो है ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को कोड करेगा। कोड करेगा मतलब इसकी सिंथेसिस करेगा। तो आइए हम लोग एक जो लैक्टोज ऑपरेटर मॉडल है उसका एक जनरल हम डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, पी है यहाँ पे प्रमोटर सीक्वेंस, आई है जीन जो रेगुलेटरी जीन है, इनहिबिटर जीन है जो रिप्रेसर एमआरएनए और फिर रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म करेगा। पी प्रमोटर है, ओ ऑपरेटर जीन है साइट, और जेड वाई ए, ये तीन जो हैं ये स्ट्रक्चरल जीन हैं। स्ट्रक्चरल जीन ये है, मतलब ये प्रोटीन को सिंथेसिस करेंगे, एंजाइम को सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये प्रमोटर है, ये इस इनहिबिटर जो जीन है आई जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म करेगा उसका प्रमोटर है। ये जो प्रमोटर है ये इस इन स्ट्रक्चरल जीन्स का प्रमोटर है। और ये जो ओ है ये ऑपरेटर रीजन है। ऑपरेटर रीजन मतलब जिससे रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करती है। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कब ये जो जीन्स हैं कोड होते हैं और कब ये जीन्स कोड होना बंद हो जाते हैं। तो किस तरीके से इनका रेगुलेशन होता है उसको स्टडी करते हैं। तो ये आपके सामने डायग्राम है, यहाँ पे दो सिचुएशन दी जाएंगी। एक होगी इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज जिसके ऊपर एक्चुअली वर्क होगा। एप्स इंड्यूसर जो है वो लैक्टोज है, ये बात याद रखिएगा, इंड्यूसर है लैक्टोज। तो जब लैक्टोज नहीं है, मतलब जिस टाइम पे लैक्टोज जो है वो नहीं है और उस समय जो बीटा ग्लिक्टोसाइडेज एंजाइम है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, जब लैक्टोज होगा मतलब इंड्यूसर होगा मतलब लैक्टोज होगा, उस टाइम पे बीटा ग्लिक्टोसाइडेज एंजाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी। किसको ब्रेक करने के लिए? लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करने के लिए, जिससे उसको तोड़ा जा सके गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को यूज़ किया जा सके एज ए एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो कुछ बातें इसमें हम पढ़ने से पहले देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा याद रखिए, देखिए अगर मीडियम में ग्लूकोज है तो ऑब्वियसली जो बैक्टीरिया होगा वो ग्लूकोज को एनर्जी सोर्स यूज़ करेगा और उसको एंजाइम बीटा ग्लिक्टोसाइडेज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सिचुएशन ये है कि जब मीडियम में ग्लूकोज के साथ लैक्टोज भी है, उस टाइम पे भी जो बैक्टीरिया है अगर उसको ग्लूकोज एज एनर्जी सोर्स मिल रहा है तो उसको एंजाइम बनाने की ज़रूरत नहीं। उस टाइम पे भी ये मॉडल जो होगा वो स्विच ऑफ रहेगा, ये उपरान जो है ये स्विच ऑफ रहेगा। जिस टाइम पे मीडियम में ना लैक्टोज है ना ग्लूकोज है,
उस टाइम पे भी इस एंजाइम को बनने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम पे भी ये स्विच ऑफ रहेगा। हाँ, जब ये कंडीशन आती है कि जब मीडियम में ग्लूकोज ना होकर के सिर्फ लैक्टोज होगा, उस टाइम को बैक्टीरिया को एज एनर्जी सोर्स ग्लूकोज के लिए सबसे पहले एंजाइम बीटा ग्लूकोसाइडेज को बनाना पड़ेगा, जो उस लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस कर सके, और उसके बाद जो ग्लूकोज बनेगा उसकी लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से उसको वो एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ करता है। तो ये मॉडल तब स्विच ऑन होगा जब मीडियम में लैक्टोज होगा। चलिए ये देखते हैं। देखिए, अब हम पहली का सिचुएशन ये मानते हैं कि मीडियम में लैक्टोज नहीं है। ठीक, अब मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो जो आई जीन है ये रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है, और रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन। जो ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाती है ऑपरेटर रीजन से, और ऑपरेटर रीजन अगर यहाँ पे वैकेंट नहीं है तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस जगह पे ना अटैच हो पाएगा, और ना ही ZYA इनके एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन और ना ही इसका ट्रांसलेशन हो पाएगा। दैट मीन्स व्हेन रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, मतलब ओपेरॉन का मतलब ये जो ZYA जीन है ये तीनों ट्रांसक्राइब नहीं होंगे, ना ही इनसे कोई प्रोटीन या एंजाइम बनेगा। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन ये है, पहली सिचुएशन तो हो गई जब मीडियम में लैक्टोज नहीं है, उस टाइम पे ये रिप्रेसर हमारे रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, और रिप्रेसर प्रोटीन ने ऑपरेटर रीजन को बाइंड कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पाएगा, और इन ZYA स्ट्रक्चरल जीन्स का ना ट्रांसक्रिप्शन होगा और ना ही ट्रांसलेशन होगा। दूसरी सिचुएशन देखिए, अब जब मीडियम में इंड्यूसर आ गया है, लैक्टोज आ गया है, अब जैसे ही मीडियम में इंड्यूसर आया, ये क्या है, इंड्यूसर है, ये है लैक्टोज। लैक्टोज खुद इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। जब लैक्टोज आएगा तो जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसकी एफिनिटी, जो ऑपरेटर को उसने बाइंड कर रखा था उसकी एफिनिटी ज़्यादा लैक्टोज के टुवर्ड है, तो लैक्टोज से वो बाइंड कर जाएगा। अब जैसे इंड्यूसर से जब रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर गई यहाँ पे, ठीक है, तो रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया। अब रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया तो ऑपरेटर रीजन फ्री हो गया। मीडियम में लैक्टोज है, ऑपरेटर रीजन फ्री भी है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे आकर के इससे बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद ये जो आगे के तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स हैं इनका एमआरएनए बना लेगा, ये एमआरएनए बन जाएगा, और इन एमआरएनए से जो इनके जो एग्जैक्ट जो प्रोटीन है जैसे बीटा ग्लाइकोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसस्टाइलेज, ये तीनों एंजाइम जो हैं वो सिंथेसिस हो जाएगी। जैसे ही बीटा ग्लाइकोसाइडेज ये बनेगा वो वर्क करेगा तुरंत किस पे, इंड्यूसर पे, लैक्टोज पे, और मीडियम में जितना भी लैक्टोज होगा उसको वो हाइड्रोलाइज कर देगा। ठीक है, परमिएज क्या करेगा, परमिएज करेगा कि वो बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसकी परमेबिलिटी टुवर्ड्स लैक्टोज, फॉर लैक्टोज वो बढ़ा देगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टोज जो है वो बीटा जो आपके बैक्टीरियल सेल में है वो आता जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स परमिएज परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम हाइड्रोलिसिस करता है लैक्टोज की, और फाइनली जब मीडियम से सारा लैक्टोज खत्म हो जाता है, ठीक है, लैक्टोज मीडियम से ख़त्म हो जाता है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे रिप्रेसर जो इनएक्टिव था लैक्टोज की वजह से वो फ्री हो जाता है। अभी रिप्रेसर जैसे ही फ्री होगा ये तुरंत चला जाएगा ऑपरेटर रीजन के पास, और ऑपरेटर को क्या कर देगा, बाइंड कर देगा। जैसे ही रिप्रेसर फ्री होगा, मीडियम में लैक्टोज नहीं होगा, रिप्रेसर फ्री हो जाएगा, और रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऑपरेटर को बाइंड कर देगी, तो वहाँ पे तुरंत आरएनए पॉलीमरेज हट जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन रुकेगा वैसे ही ट्रांसलेशन रुकेगा, और बीटा ग्लूकोसाइडेज का बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, मीडियम में और वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं थी बीटा ग्लूकोसाइडेज की, और बीटा ग्लूकोसाइडेज भी बंद हो जाएगा बनना। तो इससे हम लोग को क्लियर हो गया कि जब मीडियम में लैक्टोज है तब ये मॉडल इंड्यूस होगा, ये मॉडल स्विच ऑन होगा और एंजाइम बनेगा। जब मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो एंजाइम के बनने की भी ज़रूरत नहीं है, और तुरंत ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगी और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होती हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तब जो एंजाइम है वो बनना शुरू होंगे, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो एंजाइम बनना भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ऑटोमेटिक रेगुलेशन है, इसमें कोई भी किसी तरह के रेगुलेशन के बाहरी रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता रहेगा ये मॉडल। तो ये जो मॉडल दिया था फ्रांकोइस जैकबर्ट जैक्स मेनॉट ने, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, नहीं क्लियर हुआ तो हम लोग एक फ्लो चार्ट पे और देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी अगर इनकेस माइनस सा भी कोई ज़रा सा भी डाउट है तो हम इसको चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जब
मीडियम में इंड्यूसर नहीं है। इंड्यूसर वो है जो इस मॉडल को स्विच ऑन करेगा और वो लैक्टोज खुद है। जब मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर जो आई जीन है, जो रिप्रेसर जीन है, जो इनहिबिटर जीन है, वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा और रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाएगी ऑपरेटर से। ऑपरेटर टर्न ऑफ हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जगह वैकेंट नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी रिप्रेसर प्रोटीन है। और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप रहेगा, नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि जो स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, ये लैक एमआरएनए मतलब एमआरएनए फॉर्म नहीं होगा। और जो एंजाइम्स हैं इनके बीटा ग्लूकोसाइडेज, परमीज और ट्रांसटाइलेज, ये भी नहीं बनेंगे। ठीक है। तो जब मीडियम में इंड्यूसर लैक्टोज एब्सेंट है तो रिप्रेसर जो जीन है वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर जाएगी ऑपरेटर पे, ऑपरेटर टर्न ऑफ रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप रहेगा और ट्रांसलेशन भी बंद रहेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में, पहली कंडीशन तो हमने समझ ली, दूसरी कंडीशन में जब मीडियम में लैक्टोज आ गया और अब लैक्टोज की ज़रूरत, अब उस एंजाइम की भी ज़रूरत है, तो जैसे ही मीडियम में लैक्टोज आएगा, रिप्रेसर जो होगा वो लैक्टोज से बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर को वो फ्री कर देगा, ऑपरेटर टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है। और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होगा लैक एमआरएनए बनेगा और लैक जैसे ही एमआरएनए बनेगा तो उससे आगे फिर प्रोटीन भी सिंथेसिस होगी। तो जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ZYA, ये एमआरएनए बनाएंगे और अल्टीमेटली इनसे एंजाइम्स भी बनेंगे। कौन? बीटा ग्लूकोसाइडेज, परमीज और ट्रांसएस्टाइलेज। फिर बीटा ग्लूकोसाइडेज क्या करेगा? लैक्टोज को डिग्रेड करेगा, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेगा और जैसे ही लैक्टोज हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो रिप्रेसर फ्री हो जाएगा और रिप्रेसर प्रोटीन फिर से जाके ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगी और जो स्ट्रक्चरल जीन्स जो थे, जो ट्रांसक्राइब हो रहे थे, जिनसे जो बन रहे थे एंजाइम्स, वो बनना भी बंद हो जाएंगे। तो आई थिंक कि आप लोग को ये अब जो लैक ओपरॉन मॉडल है ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है। अब इसके पहले का वीडियो जो हमने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पे बनाया है उसको भी ज़रूर देखिएगा। इसको आपने कंप्लीट देख ही लिया है तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से 100% क्लियर हो गया है। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियोस देखिए जिससे आपको चैप्टर के जो बाकी पोर्शंस हैं वो भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए कि आपको और क्या, कौन से डिटेल्स आपको चाहिए या और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ये ज़रूर आप टॉपिक कमेंट सेक्शन में सेंड करिए। जल्द ही आपको उस टॉपिक पे एक बढ़िया सा वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।